कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम कोशिश करते हैं जीएसटी के किस्सों को छोटे छोटे हिस्सों में समझाने की, या फिर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ बातें आपसे डिस्कस करने की कि कैसे उसे अप्लाई किया जाए और कैसे आपकी लाइफ और स्मूथ हो और इन सब डॉक्यूमेंट्स में कम से कम दिक्कतें आपको आए। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम करने वाले कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई करें, या पासपोर्ट की कोई भी चीज़, कोई भी डिटेल को आप चेंज करवाना चाहते हो तो कैसे करवाएं। सो सबसे पहले पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जिसका नाम है passportindia.gov.in। इसमें जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको ये पेज दिखेगा जिसमें न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन और ये सब चीज़ें होती हैं। सो अगर आप इस वेबसाइट में फ़र्स्ट टाइम लॉगिन करना चाह रहे हो तो आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और अगर आप पहले लॉगिन कर चुके हैं तो आपको एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन में करना चाहते हैं। पर हम समझते हैं इस वीडियो को देखने वाले पहली बार ही कर रहे होंगे, इसलिए हम न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही सिर्फ काम के बाज़ार में आपसे 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक ले लिए जाएंगे, और आपको लगेगा कि हमारा पासपोर्ट प्रोसेस इन लोगों की वजह से स्पीड हमारा जल्दी हो रहा है, स्पीड में हो रहा है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। पासपोर्ट ऑफिस में बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुए, जिसकी वजह से आप अगर खुद ऑनलाइन माध्यम के थ्रू अगर आप एप्लीकेशन डालेंगे तो आपका बहुत ही स्मूथ और जल्दी ही प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। सो इसलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और ये प्रोसेस देखिए। सो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन मांग रहा है। यूज़र रजिस्ट्रेशन मतलब पहली बार अगर आपको रजिस्टर करवाना है अपने आप को, तो आपको ये पेज में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सो सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर टू अप्लाई एट, तो आपको हमेशा पासपोर्ट ऑफिस ही क्लिक करना है, क्योंकि सीपीवी सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही अलाउड होता है, जैसे डिप्लोमेट होते हैं या ऑफिशियल पासपोर्ट होते हैं, तो उनके लिए सीपीवी दिल्ली यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ बाकी सबके लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस ही अप्लाई करना है। तब नेक्स्ट स्टेप है आपका पासपोर्ट ऑफिस। तो अगर आपका पासपोर्ट ऑफिस जिस स्टेट में पड़ता है उस स्टेट को आपको क्लिक करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली में ही जाना चाहता हूँ पासपोर्ट ऑफिस, तो मैं दिल्ली का क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है आपका नाम और आपका मिडल नेम। सो पहला, जैसे सपोज कीजिए आपका नाम है राम कुमार यादव। सो आपके केस में राम और कुमार, ये आपका हो गया, राम हो गया आपका फर्स्ट नेम, कुमार हो गया मिडल नेम, और सरनेम में आ जाएगा यादव। तो आपको नेक्स्ट डब्बे में है ये सरनेम में आप यादव डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म जिस डेट पे हुआ है उसको DD/MM/YY में आप डाल दीजिएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे डेट आ जाएगी और आपको यहीं से इस डब्बे से ही ईयर सेलेक्ट कर लेना है, डेट मंथ ही सेलेक्ट कर लेना और डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आप डेट सेलेक्ट करेंगे वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद अपना ईमेल आईडी, तो ये ईमेल आईडी ज़रूर देख लीजिएगा कि ये एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि इसी पे आगे का आपके पास लॉगिन पासवर्ड जो आएगा इस वेबसाइट का वो उसी में आएगा। तो इसलिए आप ये ईमेल आईडी ज़रूर देखिए, ये एक्टिव होनी चाहिए, और आपके पास ये अगर एक्टिव होगी तो आपके पास इसी में लॉगिन डिटेल क्रेडेंशियल्स आएंगे। उसके बाद वो पूछता है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, तो आप इसमें यस कर दीजिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप ईमेल आईडी में लिखोगे वही सेम लॉगिन आईडी में आ जाएगा। तो इससे आपका अलग से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सीधा सीधा आगे बढ़ पाएंगे। पासवर्ड, जो आप पासवर्ड यूज़ करना चाहते हैं अपनी इस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए, वो आप पासवर्ड डाल दीजिए, और कंफर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड डाल दीजिए। हिंट क्वेश्चन में कुछ भी आप क्वेश्चन का कोई भी सवाल जो आप लगाना चाहते हैं कि तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए भी हेल्प होता है, और आंसर याद करना हो तो उसके लिए भी ये हिंट क्वेश्चन यूज़फुल होता है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ कीजिए। और उसके बाद ये कैप्चा जो होता है, कैप्चा कुछ नहीं है, बस ये जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं आपको, ये कैरेक्टर्स डाल के आप रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप रजिस्टर बटन पे एक बार क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर अंदर आपको एक OTP आ जाना चाहिए, जो कि आपके ईमेल आईडी में आएगा। अगर आपको 15-20 मिनट तक नहीं आता तो घबराइएगा मत, उस OTP का वेट कीजिएगा
और आपको थोड़े टाइम में OTP आ जाएगा। और जैसे ही आता है आप प्रोसीड कीजिए तो वो क्या करेगा, एक लिंक आपको आ जाएगा ईमेल आईडी पे, या तो OTP आएगा या एक लिंक आएगा लंबा सा। वो लिंक आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है ब्राउज़र में और दोबारा उसको खोलना है, या फिर अगर डायरेक्ट वो लिंक ओपन करके क्लिक करके ओपन हो रहा है तो वैसे ओपन कर लीजिए और अपना जो भी वो डिटेल मांगे उसको करके वेरीफाई कर दीजिएगा। और जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे आपका इस वेबसाइट पे आपका लॉगिन हो जाएगा, तो जो कि आपके लिए ही होगा और किसी के लिए नहीं होगा। आपका रिक्वेस्ट हो पासपोर्ट को चेंज करवाने की या आपकी रिक्वेस्ट हो नए पासपोर्ट अप्लाई करने की, ये फॉर्म एज इट इज़ सेम रहेगा। तो जहाँ पे भी अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है, अगर आप पासपोर्ट की कोई डिटेल चेंज करवाना चाहते हो और आपके पास पासपोर्ट पड़ा हुआ है, तो आप अपने पासपोर्ट को और सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ में रख लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स में 3 मोटे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक तो आपकी पढ़ाई का 10वीं पास का सर्टिफिकेट, कम से कम 10वीं पास का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। 12वीं है, बैचलर है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, वो आपके लिए अच्छी बात है, वो आप रखिएगा। और अगर कम से कम, मैं कह रहा हूँ 10वीं पास का सर्टिफिकेट ज़रूर रखिएगा। और जिनके पास नहीं है उनके घबराने की ज़रूरत नहीं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, एक आपको एड्रेस प्रूफ रखना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा आधार को लेके चलिएगा, क्योंकि आपकी जो एड्रेस है वो जो आप एड्रेस अपने आधार वाला डालेंगे वही सेम एड्रेस आपके पासपोर्ट ऑफिस वाले भी कंसिडर करेंगे। तो अगर बहुत लंबा एड्रेस है तो घबराइएगा मत, आप अपना लंबा एड्रेस डालिएगा। और अगर ऑफिसर को लगेगा कि हाँ ये इतना बहुत लंबा है और इसको छोटा कर सकते हैं, तो जब आप विज़िट करेंगे ऑफिस तो पासपोर्ट ऑफिसर अपने आप वो कम कर देगा, ज़्यादा कर देगा, जो भी उसको करना हो वो मॉडिफिकेशन कर देगा एड्रेस में। बट आपको मेन काम क्या करना है कि जो आपके डॉक्यूमेंट प्रूफ है अभी आपको अपने साथ रखना है, और हम जैसे जैसे वीडियो में बताते जाएंगे आपको वैसे वैसे फॉर्म फिल करना है। यहाँ तक हो गई। तो पहला आपको मैंने बताया एजुकेशन प्रूफ, दूसरा मैंने आपको बताया एड्रेस प्रूफ, जो कि आप आधार ले सकते हैं या और भी आईडी कार्ड, वोटर आईडी ले सकते हैं। बहुत अभी मैं आपको एक लिस्ट दिखा दूंगा, आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आधार लीजिए, क्योंकि आधार में कोई इशू नहीं आता। तीसरा प्रूफ जो आपको आईडी प्रूफ अपना देना पड़ेगा, तो वो आप ले सकते हैं पैन। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में से पैन आपको मिला होगा। पैन एक कार्ड होता है, उस पैन कार्ड को अपने पास रखिए और उसको इस फॉर्म में फिल करने के लिए हम यूज़ में लेंगे। सो सबसे पहले वो यहाँ पे पूछता है अप्लाइंग फॉर, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे अप्लाइंग फॉर के में डाल दीजिएगा कि आप री इशू के लिए अप्लाई कर रहे हो या न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। देन उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन पूछ रहा है। तो टाइप ऑफ एप्लीकेशन में अगर आपको जल्दी नहीं चाहिए, आपको 10 दिन के अंदर पासपोर्ट नहीं चाहिए, तब आप नॉर्मल अप्लाई कीजिए। नॉर्मल अप्लाई आपको विद इन मंथ आपको प्रोसेस अपने आप लेके आ जाएगा घर पे। जनरली 15 से 20 दिन लगते हैं, बट अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो आप तत्काल से अप्लाई कीजिए और तत्काल के थ्रू आ जाएगा। थोड़े से चार्जेस में एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बट अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल के 1500 चार्जेस होते हैं, जो कि पासपोर्ट ऑफिस की फ़ीस है। इसमें कोई ब्रोकर के चार्जेस नहीं है, कोई कमीशन एजेंट या बीच के एजेंट के नहीं है। ये डायरेक्ट आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है इस वेबसाइट के थ्रू, जो पासपोर्ट ऑफिस की मैंने आपको वेबसाइट बताई थी। उसके बाद पासपोर्ट बुकलेट पूछ रहा है, तो 36 पेज या 60 पेज, तो आप 36 पेज कर दीजिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं या सब्सिक्वेंट फ्रीक्वेंट फ्लायर भी है तभी 36 पेज बहुत होते हैं मुझे लगता है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप पूरी दुनिया घूमने लगे हो तो आप 60 पेज का कर दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेंट डिटेल्स। तो इसमें आपको अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लिखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि राम कुमार यादव, तो आपको राम कुमार यहाँ पे लिखना है और सरनेम में आ जाएगा यादव। देन जेंडर, आप पुरुष है, महिला है, तो ट्रांसजेंडर है, तो जो भी आपको लिखना है यहाँ पे जेंडर में आप लिख सकते हैं कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है क्या आप किसी और नाम से जाना जाते हैं, आर यू नोन बाय अदर नेम्स, तो आप यहाँ पे नो ही कीजिए। अननेसेसरी डिस्प्यूट मत कीजिए, क्योंकि लिखित में कहीं नहीं होता है। जो आपके पास लिखित में है, जो आपका आईडी प्रूफ कहता है, पैन जो आपका कहता है, आपको
आपको उसी नाम से अप्लाई करना है और आपको कोई भी उसके अलावा कोई नाम यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। सो हैव यू एवर चेंज योर नेम? अगर शादी के बाद अगर आपने चेंज किया है तो येस नो करना पड़ेगा, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार आपके माँ बाप ने जो आपको नाम दे दिया है उसी नाम को आपने उम्र भर रखना है, तो इसलिए यहाँ पे भी आप नो ही कीजिए अगर आपके नाम पे कोई आपने चेंज नहीं किया है। फिर उसका डेट ऑफ बर्थ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है एज़ पर रिकॉर्ड्स जो कि आपकी पैन में लिखा होगा वो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे यूज़ कर सकते मेंशन करिए। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, वो बर्थ पूछ रहा है, तो अगर जिनके पास एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है वो अपना यहाँ पे पासपोर्ट ओपन कर लीजिए और एग्जिस्टिंग पासपोर्ट में जैसा चीज़ें लिखी है एज इट इज़ वहाँ पे कॉपी पेस्ट करते जाइए, मतलब आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। और जिनके पास नहीं है वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना बर्थ सर्टिफिकेट उठा सकते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चौथा प्रूफ जो आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगा बर्थ सर्टिफिकेट। सो पहला सवाल है, इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया? तो अगर आप बाहर इंडिया से पैदा हुए हैं तो आप येस कीजिए, और नहीं हुए, जो कि ज़्यादातर लोग इस वीडियो को देखने वाले नहीं होंगे बाहर के, तो आपको नो करना पड़ेगा। फिर विलेज, सिटी, टाउन, तो आपकी जो विलेज है, टाउन है, सिटी, आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल है या मैरिटल है तो वो उस हिसाब से आप मेंशन कर दीजिएगा। सिटीज़न ऑफ इंडिया बाय बर्थ है आप, तो मैक्सिमम लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो बाय बर्थ ही इस इंडिया के सिटीज़न होंगे, तो आपको बाय बर्थ डालना है। यहाँ पे पैन नंबर इफ़ अवेलेबल लिखा है, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा पैन नंबर अपना डाल दीजिएगा। वोटर आईडी नंबर, तो वोटर कार्ड अगर आपके पास है और उस वोटर आईडी कार्ड में एक यूनिक की होता है, यूनिक नंबर होता है, वो आप यहाँ पे यूनिक नंबर डाल दीजिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय है तो प्राइवेट डाल दीजिए, पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक डाल दीजिए, और अगर कुछ भी नहीं है तो अदर्स आएगा तो वो डाल दीजिएगा। इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट और स्पॉज इज गवर्नमेंट सर्वेंट, तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए, इसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिलता है तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो पूछ रहा है, तो अगर आप जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो यहाँ डाल दीजिए। इसके बाद ये मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होती है, आर यू एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी। इसका आपके पासपोर्ट में ज़्यादा कोई रेलेवेंस नहीं होता, क्योंकि आप भूटान, इराक ऐसी जगह पे जाके लेबर वाले काम नहीं करने वाले, मुझे लगता है, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि भूटान, इराक में जाके कोई लेबर सर्विसेज कर रहा होगा या पड़ोसी देश में जाके कोई लेबर सर्विस कर रहा होगा। तो चाहे इसको आप नॉन ECR कैटेगरी येस करें चाहे नो करें, इससे आपको रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं कहता हूँ आप इसको येस करके चलिए, ताकि कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है पर येस करके चलिए। तो जैसे नॉर्मल हर कोई करवाता है तो नॉर्मल प्रोसेस से चलना ज़्यादा बेटर होगा। फिर उसके बाद वहाँ पे पूछा था विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क, तो क्या कोई ऐसा यूनिक चिन्ह है आपके फेस पे या कहीं पे जो आपको दूसरों से अलग बनाता हो और दूर से विजिबल हो, तो आप यहाँ पे कुछ ना मेंशन करिए, ज़्यादा सही है, ऐसे ही अननेसेसरी चीज़ों में ना पड़े। आधार नंबर में तो आपने आधार नंबर अपना डालना ही डालना है, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, एज इट इज़ जो आधार कार्ड में आपका नंबर दिख रहा है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। और इसके बाद ये एक डिक्लेरेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आई एग्री में येस पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद पिताजी का नाम वो पूछ रहे हैं, तो पिताजी का नाम जो आपके पासपोर्ट में, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको एज इट इज़ डाल देना है, और अगर नहीं है तो आपको अपने पैन आपने साथ में कार्ड रखा हुआ है उसको देख के आप डाल दीजिए यहाँ पे। तो वही जैसे आपका पिताजी का नाम होगा भगवान दास गुप्ता, तो आपको फादर्स गिवन नेम में भगवान दास लिखना है और सरनेम में गुप्ता लिखना है। देन अगर आपके पिता का देहांत हो गया, माता का देहांत हो गया, तो लीगल गार्जियन होंगे कोई, तो लीगल गार्जियन है तो उनका नाम लिखिएगा। अगर आप माइनर है तो, अगर आप माइनर मतलब 18 साल से ऊपर है तो आपको लीगल गार्जियन भरने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद माता जी का नाम, आपकी माता जी का नाम जैसे सीता कुमारी है तो यहाँ पे मदर्स गिवन नेम में आप सीता लिखिए और सरनेम में कुमारी लिखिए। फिर उसके बाद वो एड्रेस पूछ रहा है, क्या आपका एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है, तो अगेन आप नो लिखेंगे, और जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में है वो सेम टू सेम आपको एड्रेस यहाँ पे लिखना है। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, विलेज, टाउन, सिटी, रीजन, कंट्री में तो इंडिया आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। फिर जिस स्टेट की आप निवासी है, डिस्ट्रिक्ट, जिप कोड, मोबाइल नंबर।
टेलीफोन नंबर है तो डालिएगा, नहीं है तो मत डालिएगा। और ईमेल आईडी, सेम ईमेल आईडी जिससे आपने लॉगिन किया है इस वेबसाइट पे। और वो फिर पूछ रहा है डू यू हैव ए परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप येस लिखिए, और अगर आप किराए के घर पे रहते हैं या मूवमेंट करते रहते हैं और आपका कोई पक्का घर नहीं है तो आप नो कर दीजिए यहाँ पे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल का ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ना आपका इसका वेरिफिकेशन कहीं पे करवाना होगा, बट ये एक माना जाता है कि ये एक नाम और एक बंदे का एड्रेस देना जो आपके परिवार से बहुत क्लोज है उनका देना ज़रूरी है, ताकि पासपोर्ट ऑफिसर को कल कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो कहीं और पासपोर्ट से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल ले और उनको सूचना दे दे। तो इसलिए ये ज़रूर रखिएगा, यहाँ पे फिल ज़रूर कीजिएगा। तो आप किसी को भी बना सकते हैं, इसमें कोई नहीं, आप अपने पड़ोसी को भी बना सकते हैं और या अपने कोई भी रिश्तेदार को भी बना सकते हैं, अपने बेटे को, बेटी को, जो आपके साथ फ्रीक्वेंट ट्रैवल नहीं करता है, उसमें आप अपना नाम और उन शख्स का नाम और एड्रेस आप डाल दीजिएगा और उनका मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी। फिर उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो वो पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पहले से है। तो आप यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि हमने येस किया था कि नो, बट आप नो ही कीजिए। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कुछ तिब्बतन या अदर स्टेट लोगों के लिए इशू होता है, बट अगर आप वहाँ स्टेटलेस पीपल, मतलब अदर जो जिनको स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया तो वहाँ से है, तो आप इसका कोई पासपोर्ट से खास लेना देना नहीं है, तो आप नो ही कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई पहले से डिप्लोमेटिक का या ऑफिशियल पासपोर्ट बना हुआ है तो ज़्यादातर लोगों का नहीं होगा, तो डिटेल्स नॉट अवेलेबल कीजिएगा। और हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या कभी आपने पहले पासपोर्ट अप्लाई किया हो बट आपको इश्यू ना हुआ हो, ऐसा कभी हुआ है, तो यहाँ पे भी आप नो कीजिएगा अगर ऐसा कभी नहीं हुआ है तो। और फिर उसके बाद अदर डिटेल्स में ये पूछना चाहता है कि कभी आपने अपराध किए तो संगीन अपराध किए, क्या कभी आपको कोर्ट से बुलाया गया है, कभी आपको पासपोर्ट देने से मना किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनको कभी मना नहीं किया होगा और आपने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया होगा जो कि जिसके लिए आपको कोर्ट ने समन इशू किया हो या अरेस्ट वारंट इशू किया हो। तो ये सब चीज़ें नहीं है, तो आपको 1, 2, 3 जितने भी क्वेश्चन सेक्शन में है सब में नो क्लिक कर देना है। 4, 5 में भी आपको नो ही क्लिक करना है, क्योंकि वो फॉरेन सिटीजनशिप के बारे में पूछता है और इमरजेंसी सर्टिफिकेट, क्या आपने इमरजेंसी में कभी लैंड किया इंडिया में, ये सब सवाल पूछ रहा है, तो ये सब इरेलीवेंट है, तो आप नो कर दीजिएगा। यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन को आपको हमेशा अग्री करना पड़ेगा। जिस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं पासपोर्ट, उस जगह का, जहाँ पे भी, मतलब सपोज़ कीजिए कि आप दिल्ली में जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस में, तो आप दिल्ली का प्लेस यहाँ पे लिख दीजिएगा और जिस डेट पे जा रहे हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली डेट पिक कर लेगा सिस्टम, आपको कहीं से भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप इसको वैलिडेट सेव करेंगे तो आपका प्रोसेस सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि पासपोर्ट ऑफिसर, उसके बाद क्या होगा कि इस प्रोसेस करने के बाद आपको एक पेमेंट का पेज दिखेगा या आपको अपने सेव्ड एप्लीकेशन में पेमेंट का प्रोसेस आएगा। वहाँ पे जाके आप अपनी पेमेंट कीजिए। जैसे ही आप 1500 की पेमेंट करेंगे आपको वहाँ पे एक स्लॉट भी पूछा जाएगा कि किस दिन आप आना चाहते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, किस टाइम स्लॉट पे आना चाहते हैं। आप जिस टाइम स्लॉट में फ्री होंगे, 1 दिन, 2 दिन, इस हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, जिस दिन भी आप फ्री होंगे, आपका मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटे का प्रोसेस होगा। अगर आप ठीक टाइम पे पहुंचते हैं और अपने टाइम से पहले ही पहुंचिएगा, तो जैसे भी टाइम स्लॉट आता है वो टाइम स्लॉट आपको मिल जाएगा। कि लेट्स सपोज आपको 2 बजे का टाइम स्लॉट मिला है शनिवार रात को, शनिवार दोपहर को, तो मैं आपको कहूँगा आप 1:30 बजे पहुँचिए, गेट तक पहुँचिए। वहाँ पे अपने अगर सिक्योरिटी में अपना चेक इन करवाइए, और सिक्योरिटी वाले एंटर होने देते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं होने देते तभी भी आप 2 बजे यहाँ पे वेट कीजिए, अपना 2 बजे आधा घंटा वेट कीजिए, और जैसे ही आपकी बारी हो आप एंटर हो जाइए। तो आपको कोई 2 बजे से पहले, 2 बजे कोई नहीं रोकेगा। और अगर आप 1:30 बजे एंटर हो रहे हैं तो हो सकता है कोई रोके और हो सकता है नहीं भी रोके। तो मुझे किसी ने रोका नहीं, क्योंकि कभी कभी रश होता है तो लोगों का आना जाना कम कर देते हैं, इसलिए हो सकता है आपको 2 बजे ही एंटर करने थे, और ये भी हो सकता है आपको पहले भी एंटर करने थे। तो सबसे पहले
आपको जो डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखने हैं वो आपको फ़ोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की लेके जानी है। जो 4 प्रूफ मैंने आपको बताया, एक तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, एक आपको अपने पैन की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, एक आपको आधार की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है और आपको अपने क्वालिफ़िकेशन की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है और सबके साथ ओरिजिनल होने चाहिए। ये चारों फ़ोटोकॉपी में अटेस्टेशन होना चाहिए। आपने जो पासपोर्ट ऑफिस में फ़ी सबमिट की है उसका आपको एक प्रिंट आउट निकालना है, 2 प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा टू बी ऑन सेफर साइड। और अगर आपके पास पासपोर्ट एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के पहले 2 पेज मतलब जैसे 2 पेज का एक पेज में फ़ोटोकॉपी हो जाएगा तो 1 2 3 4 जो पासपोर्ट के 4 पेज होंगे और आपके 2 ब्लैक एंड वाइट पेज में आ जाएंगे, वाइट पेपर A4 साइज़ पेपर में प्रिंट फ़ोटोकॉपी हो जाएगी। और आपको लास्ट के भी 4 पेज को, पासपोर्ट के 4 पेज को प्रिंट आउट करवाना, फ़ोटोस्टेट करवाना है, क्योंकि वहाँ पे नॉन ECR डिटेल, ऑब्जर्वेशन और एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें होगी। हो सकता है इस वीडियो में कई लोगों का सवाल हो कि अगर हमारे पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या करें, अगर हमारे पास पैन कार्ड नहीं है या हमारे पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है या हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें। सो उसके लिए पासपोर्ट ऑफिसर मतलब ऑफिस वालों ने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अलाउ किए हुए हैं एज ए एड्रेस प्रूफ के। तो एड्रेस प्रूफ में आप पानी का बिल दे सकते हैं, टेलीफोन का बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कोई इनकम टैक्स का ऑर्डर आया हुआ हो, इलेक्शन ID कार्ड हो आपके पास, वोटर ID कार्ड जिसे कहते हैं, गैस कनेक्शन का बिल हो, कोई एम्प्लॉयर का अगर आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा तो आप एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट में ले लीजिए अगर अच्छी कंपनी है आपकी तो। अपनी बीवी का पासपोर्ट का कॉपी ले सकते हैं आप, अपने पिताजी की कॉपी ले सकते हैं पासपोर्ट की अगर आप बच्चे हैं तो। और आधार का आधार कार्ड हो, आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ एड्रेस भी मान लिया जाता है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी मान लिया जाता है। तो आप आधार कार्ड तो चला ही सकते हैं, बट हाँ ध्यान रखिएगा कि आधार को दोनों प्रूफ कर लीजिए। पर ये नहीं होता कि आप आधार कार्ड सिर्फ लेके जाए और इसी को वो दोनों एड्रेस प्रूफ मान लें। आप दोनों में से एक एड्रेस प्रूफ की तरह उसको चला सकते हो और दूसरा आपको फिर भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जैसे वोटर ID कार्ड या इलेक्शन कार्ड या जो भी आपको, गैस कनेक्शन बिल हो, रेंट एग्रीमेंट हो, तो आपको देना पड़ेगा। 2 प्रूफ आपको कम से कम देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपके सेविंग बैंक की पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी हो सकती है जिसमें एड्रेस लिखा हो। और ये नीचे डॉक्यूमेंट जो 2 नंबर पे लिखे गए हैं वो आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो सकते हैं, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो जो कि मैं आपको बोल ही रहा हूँ। फिर उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो, पॉलिसी कोई LIC की पॉलिसी करवाई हो, आधार कार्ड तो आपको मैंने बता ही दिया। उसके बाद कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन में लगा हुआ है, डिपार्टमेंट में, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में लगा हुआ है तो वो कोई अपने सर्विस रिकॉर्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, इलेक्शन वोटर ID कार्ड का दे सकते हैं, पैन कार्ड का दे सकते हैं। या अगर अनाथ आश्रम से उसका लेटर हेड से निकल जाए कि अगर कोई अनाथ है तो उसकी वहाँ से चाइल्ड केयर होम से या अनाथालय से वहाँ के लेटर हेड से मिल सकता है उनको। और तीसरा है डॉक्यूमेंट प्रूफ और नॉन ECR। तो इसमें आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे काम आ जाता है। अगर आपके 12th का सर्टिफिकेट आप वो दे सकते हैं, आप मैट्रिकुलेशन का मतलब मैट्रिकुलेशन या फिर उससे बड़ी जितनी भी हायर स्टडीज़ की आपके पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे काम आ जाते हैं नॉन ECR के। नॉन ECR आपको मैं बता ही चुका हूँ फॉर्म फिल करते हुए कि आपको नॉन ECR सेलेक्ट करना ही करना है। और ये सारे प्रूफ बाकी सब इरेलीवेंट है जो कि अलग अलग रिस्पेक्टिव काम के लिए चाहिए होते हैं, जो कि आपको ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम आगे है कि आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, ये प्रूफ्स लेके जाते हैं अपना जो इसके अलावा एक फ़ी की रिसीप्ट होगी वो उसका भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट जब अपने लेके जाएंगे तो पासपोर्ट में जैसे ही आप एंटर होंगे आपका एक ही बंदा अलाउड होता है वैसे, पर हाँ अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है या आप बच्चे हैं तो उनके साथ एक एडल्ट मेंबर को अलाउड होता है जाना अंदर।
तो जैसे ही आप जाएंगे आपका सिक्योरिटी सबसे पहले वो टाइम देखेगा कि हाँ इस टाइम पे आपको अलाउड है कि नहीं है। जैसे ही आप सिक्योरिटी ऑफिसर से एंटर हो जाते हैं बिल्डिंग के अंदर, तो आपको एक काउंटर पे भेजा जाएगा जो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ को ओरिजिनल के साथ वेरीफाई करके आपको एक टोकन नंबर देंगे। और जैसे ही आपको टोकन नंबर मिल जाए तब आपका काम ख़त्म हो गया, आप वीज़ा ऑफिसर अपना काम करते रहेंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो टोकन नंबर से आपको जब बुलाएंगे तो आपकी एक फ़ोटो खींची जाएगी, आपकी एक एप्लीकेशन में साइन करवाए जाएंगे, जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देंगे उनकी स्कैन कॉपी करी जाएगी। और वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाएगा 2 सवाल पैसे के लिए। एक तो आपको पूछा जाएगा क्या आप SMS की कोई सर्विस लेना चाहते हैं, जो कि आपके पास एप्लीकेशन भरते हुए भी ऑप्शन आया होगा। तो अगर एप्लीकेशन भरते हुए आपने येस किया और आप चाहते हैं 50 रुपये दे के, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 50 रुपये दे के SMS सर्विस अपनी ज़रूर करवाए। तो जैसे ही आप 50 रुपये कैश देंगे, उसके अलावा एक और आपसे फ़ीस मांग ली जाएगी कवर की, पासपोर्ट की कवर की। तो वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, पर पासपोर्ट कवर आपका चॉइस है, आपको कोई मैंडेटरी नहीं बोल सकता कि आप ले ही ले। तो आप सीधा उनको मना कर सकते हैं कि सर और मैडम हमको कवर नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आपके वो 500-600 रुपये वो ले लेंगे और कहेंगे ये आपको कवर मिल जाएगा। बट आपको कोई कवर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उनको 50 रुपये कैश लेके जाइएगा और उनको 50 रुपये दीजिएगा और अपनी SMS सर्विस के लिए उनको कहिएगा कि मेरी SMS सर्विस ऑन करनी है। वो अपने आप पूछ लेंगे और अपने आप आपसे पैसे लेके आपको क्लियर कर देंगे। इसकी कोई रिसीट आपको नहीं मिलती है, सारा काम ऑनलाइन होगा। जैसे ही वो सेटिस्फाई हो जाएगी डॉक्यूमेंट से, आपके साइन से, आपके फ़ोटो से और सब कुछ जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स शो किए उससे, वो आपको एक फ़र्दर काउंटर में भेजेगी। और वो फर्दर काउंटर का कोई रोल नहीं है, वो बस आपका डॉक्यूमेंट्स एक बार देखेंगे, आपका शक्ल देखेंगे और अब आपको सारे कागज़ वापस देख के दे देंगे और कहेंगे आप घर जाइए। इतनी देर में आपको एक और ईमेल आ जाएगी और ईमेल आपको बोलेगी कि आपका पासपोर्ट का एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है, और आपको थोड़े टाइम के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद पासपोर्ट आपके घर आपके वो डाकिया के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा। सो यही एक प्रोसेस है नए पासपोर्ट की, या पासपोर्ट में कोई भी एड्रेस चेंज करना है, नाम चेंज करना है, या कोई भी एग्जिस्टिंग डिटेल चेंज करनी है उसकी। एक और बात आपको मैं बता दूं, 10 साल की पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है। तो सपोज़ कीजिए आपके पास एग्जिस्टिंग पासपोर्ट था और आपको बाद में लगा कि हाँ मेरा एड्रेस चेंज हो गया, और जो आपका पुराना पासपोर्ट था वो 2015 से लेके 2025 तक था। आप 2021 में या 2022 में आप चाहते हैं, ऑफिसर को बोलते हैं कि ये देखिए जो भी आपने ये प्रोसेस फॉलो करके आपके, और आपने अप्लाई दोबारा कर दिया, तो आपकी जो वैलिडिटी है वो दोबारा रिन्यू हो जाएगी। मतलब वो 2022 से लेके 2032 तक हो जाएगी। मतलब नए फ्रेश एप्लीकेशन के साथ आपकी वैलिडिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। नहीं तो आपको दोबारा 4 साल बाद या 3 साल बाद 1500 दे के फिर दोबारा वैलिडिटी एक्सटेंड करवानी पड़ती। पर पासपोर्ट ऑफिसर समझते हैं कि हाँ एक बार बंदा आ गया, इसको 10 साल के लिए अब दोबारा चक्कर ना डलवाओ और इसको छुट्टी कर दो। तो आई होप आपको इस पासपोर्ट अब आपको हेल्प मिल गई होगी कि कैसे पासपोर्ट अप्लाई करें, कैसे एप्लीकेशन फिल करें, और अगर कोई आपके चेंज है कोई भी पासपोर्ट से रिलेटेड डिटेल्स में, तो आपको कैसे उस चेंजेस को अपने पासपोर्ट में करवाना है। आपको होप इस वीडियो को देख के कुछ आइडिया लगा होगा। आपके कोई भी सवाल हो आप प्लीज़ बेझिझक कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।